हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट यूनिट के पॉरीफेरा की टाइप स्टडी साइकोन के जनन के बारे में पढ़ेंगे। साइकोन में जनन दोनों प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के बारे में। बॉडी में अलैंगिक जनन जो है, साइकोन में अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा होता है। स्पंज के आधार से या बेस से के जो संलग्न सिरा होता है उसके निकट से एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है। एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है और इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। इस बड का जो ऊपरी सिरा होता है, फ्री सिरा होता है, वहाँ पे एक ऑस्कुलम डेवलप हो जाता है और पूर्ण रूप से वृद्धि की हुई मुकुल या तो अपने मातृ प्राणी या मैन एनिमल जो है उसके साथ जुड़ी रहती है और कॉलोनी जैसी, छोटी कॉलोनी जैसी रचना बना रहती है, या फिर ये उससे पृथक होकर के एक नए स्पंज का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से साइकोन के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो होता है उसकी जब हम बात करते हैं तो साइकोन या साइफा जो होता है ये मोनोइसियस या हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होता है, यानी इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बन रहे हैं वो एक ही एनिमल में बनते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि हमेशा ओवा पहले डेवलप होता है और स्पर्म बाद में डेवलप होता है, और इस कारण से इनमें हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दूसरी खास बात होती है क्योंकि इनमें जो साइकोन जो होता है इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई टिश्यू या ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। तो इसी कारण से इनमें स्पेशल कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ये इनमें जो जो अमीबोसाइट सेल्स जो मेसेनकाइमा में घूमती है उन्हीं से ओवा और स्पर्म का निर्माण हो जाता है। कौन सी वाली सेल्स बनाती है? आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं, और कभी कभी कोइनोसाइट सेल्स भी होती हैं, वो भी ओवा और स्पर्म का निर्माण कर लेती है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम को एक इनलार्ज आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं, यानी आर्कियोसाइट सेल्स जो होती है वही स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती है। वो नॉर्मल सेल से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन कभी कभी कोइनोसाइट सेल्स जो होती है उसका भी जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला डिसॉल्व हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, और वो कोशिका भी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेती है। अब जो स्पर्मेटोसिस्ट जो होता है उसके स्पर्मेटोगोनियम में 2 या 2 से विभाजन होते हैं और वो स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं, और उन स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। और एक मैच्योर स्पर्म जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। जो हेड होता है वो गोल होता है, स्पष्ट राउंड स्ट्रक्चर होता है, और जो पूंछ होती है उसकी वो वेवी होती है, और इस पूंछ के लैशिंग मूवमेंट के कारण ही शुक्राणु जो है वो जल में तैरता है, फ्लोट करता है, फ्रीली स्विम करता है, और वो दूसरे स्पंज तक पहुंच जाता है। अब oogenesis की बात करते हैं। तो oogenesis या oocyte जो होता है, oocyte जो होता है उसकी उत्पत्ति एक बड़े केंद्रक युक्त आर्कियोसाइट सेल से होती है। कभी कभी जैसा हम जानते हैं कि कोइनोसाइट सेल से भी कशाप नष्ट हो जाता है उसका, और वो भी oocyte का निर्माण कर लेती है। अब जो oocyte होता है वो अमीबोसाइट के समान गति करता है और अन्य कोशिकाओं जैसे अमीबोसाइट्स या एक स्पेशल टाइप की नर्व सेल्स होती है या ट्रोफोसाइट सेल्स होती है उनको खाता है और ग्रो करता है। जब ये ग्रो करने लगता है और फिर इनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद ये अंडाणु या ओवा का निर्माण कर लेता है। और ये जो ओवा होता है, ये ओवा जो रेडियल कैनाल होती है, इस रेडियल कैनाल की मेसेनकाइमा में जा कर के रहता है, और वो वहाँ पे तब तक रहता है, इंतज़ार करता है कि पानी के साथ कोई स्पर्म जो है वो आए और वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है?
जब पानी की जो वेव होती है आंतरिक, इसमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब ओवा पहले डेवलप होता है, स्पर्म बाद में डेवलप होता है। तो जो अंडाणु है वो निषेचन के टाइम पे मेसेनकाइमा में होता है और एक स्पंज के शुक्राणु किसी दूसरे स्पंज के अंदर जल की धारा, जो वाटर करंट आ रही है, उसके साथ प्रवेश करते हैं और वहाँ पे मेसेनकाइमा में ही अंडाणुओं का निषेचन होता है। निषेचन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे शुक्राणु जो है वो क्या होता है कि रेडियल केनाल में एंटर करता है पानी के करंट के साथ, और जब ये रेडियल केनाल में एंटर करता है उसके बाद जहाँ पे अंडाणु पाया जाता है उस अंडाणु के पास की जो भी कोइनोसाइट सेल्स होती है उस कोइनोसाइट सेल के अंदर जो है वो जो स्पर्म है हमारा, वो स्पर्म जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है और कोइनोसाइट में जब ये प्रवेश कर जाता है तो स्पर्म की पूंछ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके चारों तरफ एक कैप्सूल बन जाती है। कोइनोसाइट भी अपना कॉलर और कशाब फ्लैजिला को छोड़ करके अमीबा हो जाती है और फिर हम इसे बोलते हैं कैरियर सेल, जो स्पर्म को कैरी कर रही होती है। और ये कैरियर सेल या नर्स सेल कहते हैं और ये अंडाणु की बाहरी सतह पर संपर्क के स्थान पर एक अंतर्वलन बन जाता है और इससे वाहक कोशिका को एक शंकु जैसे गर्त में ग्रहण कर लेता है। संपुट जिसमें शुक्राणु का सिर होता है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है और अंडाणु शुक्राणु के सिर और अंडाणु के संलग्न से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्म जो है वो जो वाटर करंट के साथ आ रहा है वो कोइनोसाइट सेल्स का जो इसको ग्रहण करती है उसे हम कैरियर सेल्स कहते हैं। वो कैरियर सेल्स नीचे की तरफ चली जाती है और वो जो सेल होती है वहाँ पे एक शंकु बना देती है और शंकु से जो स्पर्म है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अर्लियर एम्ब्रियोनिक पीरियड और लार्वल पीरियड, दो पीरियड होते हैं। अर्लियर एम्ब्रियोनिक पीरियड में पहली स्टेप होती है क्लीवेज। क्लीवेज यानी विदलन। निषेचित अंडे में मात्र स्पंज की मेसेनकाइमा में परिवर्धन या डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसमें समान या इक्वल होलोबास्टिक क्लीवेज होता है, यानी सब सेल जो डिवाइड होती है वो सब इक्वली डिवाइड होती है। पहले जो 3 विभाजन होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं और जिनके फलस्वरूप 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं और ये जो 8 ब्लास्टोमियर बनते हैं और उसके बाद उसमें चौथा विभाजन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होने से इसमें 2 टायर्स बन जाते हैं, 2 लेयर्स बन जाती है और 2 लेयर्स बनने के बाद इनमें कितने ब्लास्टोमियर्स हो जाती हैं? 16। तो 16 जो ब्लास्टोमियर्स होती है उनमें से 8 कोशिकाएं जो कि पैतृक कोइनोडर्म के साथ और अपेक्षाकृत बड़ी होती है उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमियर्स, जो बड़ी साइज में होती है और जो इसमें पिनेकोडर्म का निर्माण होता है। और ऊपरी सोपान की जो 8 छोटी कोशिकाएं होती है उन्हें हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं और ये कोशिकाएं कोइनोडर्म का निर्माण करती है। जो मैक्रोमियर्स होती हैं उनका विभाजन कुछ समय के लिए रुक जाता है और कुछ कुछ गोलीय आकार धारण कर लेती है और लघु खंडों में तेजी से, लघु खंड यानी माइक्रोमियर्स में तेजी से समसूत्री माइटोसिस होता है और इस प्रकार लघु खंडों की संख्या या माइक्रोमियर्स की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार लघु खंड बन जाते हैं और इसके अंदर की जो ब्लास्टोसील की ओर जो होती है सारे के सारे कशाप जो है वो ब्लास्टोसील के पाए जाते हैं और इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। सॉरी। अब ब्लास्टुला के अंदर दोनों जो ब्लास्टोसील होती है इस ब्लास्टोसील के साथ इसे हम नाम देते हैं स्टोमोब्लास्टुला। तो यहाँ पे जो ब्लास्टुला होता है वो स्टोमोब्लास्टुला टाइप होता है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्टोमोब्लास्टुला जो होता है एक भाग अनेक छोटे छोटे लंबे और माइक्रोमियर्स का होता है और दूसरा भाग 8 गोलीय वृहद खंड यानी मैक्रोमियर्स का बना हुआ होता है। राइट। कोरक गुहा जो होती है वो मैक्रोमियर्स के बीच में एक छेद या माउथ द्वारा खुलती है। इस मुख का उपयोग चारों ओर की एम्यूबोसाइट के भक्षण के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है।
एम्फोब्लास्टुला जो है, स्टोमोब्लास्टुला जो है, वो बाद में एक नए लार्वा एम्फीब्लास्टुला के अंदर बदल जाता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है, इसके स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन होता है, यानी प्रतिपन्न होता है, और अंदर का भाग जो मुख होता है वो पलट करके बाहर आ जाता है, और इस लार्वा को हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फी मतलब होता है दोनों जर्म लेयर होती है इसमें, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, क्योंकि इसके आधे भाग में तो फ्लैजिला होते हैं और आधे भाग में फ्लैजिला नहीं होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं। नीचे वाले जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें सब में फ्लैजिला पाई जाती है, ऊपर वाले भाग में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं या जो माइक्रोमियर्स होती है वो पतले होते हैं और आगे के भाग में पाए जाते हैं, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं या मैक्रोमियर्स होती हैं जो संख्या में हमेशा 8 होती है, वो पिछले भाग को बनाती है। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपनी जो मदर मेसेनकाइमा में रुकता नहीं है और वहाँ से वो स्पंज गुहा में आ जाता है, और उस स्पंज गुहा से वो जल की धारा के साथ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। अब एम्फीब्लास्टुला कुछ देर तक ऐसे ही पानी में फ्रीली स्विम करता है, तैरता रहता है। तैरते समय इसका जो फ्लैजिलेटेड पार्ट होता है वो आगे की तरफ रहता है, और इसके स्पंदन से ही, इसके वेव करने से ही इसमें स्विमिंग जो है वो पूरी होती है। इसके बाद इसमें होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में के कुछ देर एम्फीब्लास्टुला तैरता रहता है और उसके बाद वो थक जाता है, वो एक जगह जाकर स्टैब्लिश हो जाता है, और उसके बाद उसमें गैस्ट्रुलेशन होता है या गैस्ट्रुला भवन जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है। अब गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो बड़े खंडे जो मैक्रोमियर्स हैं में लघु खंडों की अपेक्षा अधिक तेजी से विभाजन होता है। पहले सिर्फ लघु खंडों में यानी माइक्रोमियर्स में डिवीजन होता था, अब मैक्रोमियर्स में डिवीजन होता है, और इस वजह से लार्वा का जो फ्लैजिलेटेड जो हाफ पार्ट था वो अंदर की ओर धंसता जाता है, और वो ग्रैन्युलर जो नॉन फ्लैजुलेटेड सेल्स थी उनसे ढक जाता है, जैसा कि हम इस वाले फिगर के अंदर देख रहे हैं। अब ये दोहरी भित्ति का गैस्ट्रुला लार्वा बन जाता है। इसके निचले भाग में एक ब्लास्टोपोर पाया जाता है। अब आता है पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट कैसे होता है। समुद्री जल में स्वतंत्रतापूर्वक तैरने के पश्चात एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपने कोरक रंध्र के द्वारा कोरक रंध्र के द्वारा या ब्लास्टोपोर के द्वारा सिरे से किसी आधार तल के ऊपर चिपक जाता है, बेस पर चिपक जाता है, बेस के ऊपर चिपक जाता है, और चिपक जाने पर इसका जो फ्री एंड होता है, जो दूर का हिस्सा होता है, वो एक बेलन के रूप में बढ़ता रहता है, और इसमें उससे सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है। इसके ऊपरी सिरे के ऊपर क्या बन जाता है, ऑस्कुलम बन जाता है, और जब ये इसमें और इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। अब जो ग्रैन्युलर नॉन फ्लैजुलेटेड सेल्स जो होती हैं वो एक्सोपिनेकोडर्म बना लेती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट्स को बनाती है, और अंदर की तरफ जो फ्लैजिलेटेड सेल्स थी वो कोइनोडर्म में डेवलप हो जाती हैं या कोइनोसाइट्स बना लेती हैं, या आर्क्योसाइट्स या एमीबोसाइट्स में चेंज हो जाती है, और इस प्रकार जिलेटिनियस असेल्युलर मेसेनकाइमा कोशिकाओं की उत्पत्ति दो जो इनकी जर्म लेयर्स हैं, आउटर एंड इनर लेयर से हो जाती है। अब ये वाली जो स्टेज कहलाती है इसे हम कहते हैं ओलियंथस लार्वा या ओलियंथस स्टेज कहलाती है। ये एक सरल एस्कोन स्पंज से मिलता है। कौन से? एस्कोन स्पंज से मिलता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, एस्केनॉइड टाइप होता है। इसमें अरीय नालों के मुकुलन द्वारा या बडिंग द्वारा साइकोनोइड कैनाल सिस्टम की उत्पत्ति हो जाती है, और जो रेडियल कैनाल थी जो बेबी स्पंज के मध्य भाग में पहले बनते आरंभ होती है और फिर वो लेटरल रूप में बढ़ती जाती है। जो फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स अरीय नालों में स्थानांतरित हो जाती है, और जो स्पिक्यूल्स और कैनाल सिस्टम होता है वो मध्य स्तर में वृद्धि हो जाने से शरीर की भित्ति में मोटाई में और वृद्धि हो जाती है, और इससे और अधिक शाखा निकलने से विभेदीकरण द्वारा पूरी कॉलोनी का विकास हो जाता है, और इस तरह से एक नए साइकोन का निर्माण हो जाता है। अब एक बार हम पूरी तरह से पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अगर हम उसे रिवाइज करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म्स जो होते हैं वो पानी की करंट के साथ
वाटर के करंट के साथ ओस्टिया के थ्रू स्पंजोसील में आ जाते हैं और स्पंजोसील से स्पर्म जो है वो किसी कॉइनोसाइट सेल में अंदर की तरफ धस जाता है। कौन सी वाली कॉइनोसाइट सेल लेती है? जहाँ पे अंदर की तरफ एग सेल प्रेजेंट होती है। और जहाँ पे ये एग सेल प्रेजेंट होती है, ये एग सेल करियर के माध्यम से स्पर्म्स जो है वो एग सेल्स या ओवा से फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट का निर्माण बनता है। अब जाइगोट जो है वो पूरा का पूरा मेसेनकाइमा में इसका डेवलपमेंट होता है और इसका लार्वा बनता है स्टोमोब्लास्टुला और एम्फीब्लास्टुला। अब जब ये एम्फीब्लास्टुला आ जाता है तो मेसेनकाइमा को छोड़ करके ये स्पंजोसील में आ जाता है और स्पंजोसील में से ये पानी के करंट के साथ ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर आ जाता है और ये थोड़ी देर तक फ्रीली फ्लोट करता है। और जब ये फ्रीली फ्लोट करता है तो फ्लैजिलेटेड एरिया जो है वो हमेशा आगे की तरफ रहता है और नॉन फ्लैजिलेटेड एरिया पीछे की तरफ रहता है। फिर जब ये थक जाता है तो ये एक बेस पर चिपक जाता है, बैठ जाता है और इस धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करता रहता है। और जब लंबाई में वृद्धि करता है तो ऊपरी सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है और इसकी बॉडी पर छोटे छोटे ओस्टिया बन जाते हैं। और इसमें जो लार्वा जो इसका डेवलपमेंट होता है, वो पहली अवस्था जो होती है वो ओलियंथस अवस्था होती है और ओलियंथस अवस्था जो होती है उसमें एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फिर धीरे धीरे इसमें जो रेडियल कैनाल्स होती हैं वो रेडियल कैनाल जो है अंतर्वलन से रेडियल कैनाल बन जाती है और जो एस्कोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम था वो साइकोन टाइप में चेंज हो जाता है और एक नए साइकोन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा हो जाता है और जनन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से होता है। इसमें एक चीज़ और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें जो टोटल पोटेंशियल सेल्स होती है जिन्हें हम आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं, उनमें टोटल पोटेंशियल होता है और अगर ये किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो ये नए साइकोन का निर्माण कर लेता है। उसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।